Hello everyone, welcome to our one shot revision of chapter number 7 ऑडिट सैम्पलिंग। तो हाँ, एक मस्त टेक्निकल चैप्टर है, छोटा चैप्टर जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो बहुत इजी है, नंबर फुल आ जाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। यहां पर भी इसका भी तरीका क्या है, बैक वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, ठीक है। वहां पे कुछ एक टॉपिक होंगे जहां से हमेशा सवाल आते हैं, वो इजी भी हैं तो वो भी जरूर करके जाएंगे। तो ये चैप्टर है यार 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में हमारे आता है एग्जाम में। आइए करेंगे स्टार्ट, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 लिख तो दें, चैप्टर 7 है ये ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। टॉपिक्स टोटल 8 टॉपिक है, ठीक है। 8 टॉपिक में इजी टॉपिक अभी मार्क करा दूं क्या, कौन कौन सा है? तो सर ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इजी है, ये इजी है, और ठीक है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट में 3, 8 और 5 इजी, 5 इजी में से भी भर के सवाल आता है। तो आ जाइए देखते हैं। ये मेरे को तो देखो बेटा इजी लगेगा ही ना यार, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए तो इजी है। देखते हैं तुम्हारे लिए इजी बैठता है या नहीं बैठता। सबसे पहले ऑडिट सैंपलिंग क्या होती है? ऑडिट सैंपलिंग उसकी डेफिनेशन है, ये ऑडिट सैंपलिंग के लिए एक ऐसे है, ऐसे कौन सा? ऐसे 530, ऐसे 530 जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑडिट सैंपलिंग के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है सैंपलिंग का कि देखो सर, किसी भी एंटिटी की हम ऑडिट करें, छोटी एंटिटी बड़ी एंटिटी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी एंटिटी होगी ना तो उसमें इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है सर कि मैं सारे ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करूं, संभव भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, उससे कोई खास चीज हासिल भी नहीं कर पाओगे, टाइम ही वेस्ट करोगे। तो हम क्या करें सर, मैं सारे ट्रांजैक्शन की ऑडिट नहीं करता, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को मैं पिक करता हूं और बहुत बुद्धि लगा के मैं पिक कर रहा हूं, उन ट्रांजैक्शन की ऑडिट कर रहा हूं, उन ट्रांजैक्शन पे ओपिनियन बना रहा हूं, लेकिन ऑडिट उन ट्रांजैक्शन पे कर रहा हूं जो ओवरऑल ओपिनियन है मैं सब पर पूरे पे बना रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहां पे, आप अप्लाई कर रहे हो ऑडिट के प्रोसीजर, लेकिन क्या सर 100% पे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन पे नहीं, सारे ट्रांजैक्शन पे नहीं, लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। जो एक पॉपुलेशन है पूरे 100% आइटम्स की, उस पे नहीं लगा रहे सर, उससे कम पे लगा रहे हैं सर। 99% पे लगाऊं चलेगा? बिल्कुल चलेगा बेटा। 100% पे लगाया तो वो सैंपलिंग के हिसाब से ऑडिट नहीं हुई, वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑडिट हो गई, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब सारे ट्रांजैक्शन चेक कर दो। सैंपलिंग का मतलब 100 से चाहे एक ट्रांजैक्शन भी क्यों नहीं कम हो, बस उससे लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स ऑफ विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस। और इस तरीके से आप प्रोसीजर लगाते हो कि जो भी सैंपलिंग यूनिट है, जो भी सैंपलिंग यूनिट है, अब दिमाग में आता है सर ये सैंपलिंग यूनिट क्या होता है? तो बेटा जैसे देख लो, एक बॉक्स बनाते हैं, नहीं यहां पे नहीं, एक नए पेज पे बना लेते हैं। चलो ये क्या है? एक बॉक्स है सर, दिख रहा है। चलो ऐसे नहीं करता, ये वाला तो मैंने रेगुलर में भी एग्जांपल दिया था, इसको एग्जांपल को थोड़ा बदल देता हूं। बॉक्स ऑफ ऑल द सेल्स इनवॉइसेस, दिस इज द बॉक्स ऑफ ऑल द सेल्स इनवॉइसेस। अब इसमें इनवॉइस नंबर 1 है, इनवॉइस 2 है, इनवॉइस 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ लगेगा तो लगेगा। 24, 30, 36,
42, 48, ठीक है। फिर 13, 24, 25, 26, 27, 28। सर हम आगे कर लें? बिल्कुल कर लो ना यार, आगे चले जाओ ना। लिखने में इतना समय लग रहा है, सोचो ऑडिट करने में कितना लगेगा। बॉक्स बड़ा बन गया था थोड़ा। ये इतने सारे सेल्स इनवॉइसेस हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या है? सेल्स इनवॉइसेस। और ये सारे ही क्या है? ये है सैंपलिंग यूनिट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे बेटा सैंपलिंग यूनिट्स। अब अगर सर देखो, तुम बोलोगे सर 48 ही तो हैं, ठीक है, 48 ही तो है, इनकी तो हम सारे के सारे की ऑडिट कर सकते हैं सर, क्यों छोड़े? सबको हम ऑडिट कर सकते हैं। देखो बेटा 48 तो चलो कर सकते हो, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर बढ़ते ही जाए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे आते जाए, तो हर एक की ऑडिट करना संभव नहीं होगा। अरे 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 अरे, अंडू 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 अंडू। चलो देखते हैं। अंडू ही नहीं हो रहा है। ओके, ये कुछ अटक गया है यार। आ समझ ही नहीं आया। छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इतना सा है कि सर इतने सारे ट्रांजेक्शन है, सबकी ऑडिट नहीं हो पाएगी। जब सबकी ऑडिट नहीं हो पाएगी तो हम ऑडिट कैसे करें सर? सैंपलिंग के हिसाब से हम ऑडिट करें। और ये क्या है? ये पूरा बॉक्स जो है, ये पॉपुलेशन हो गया। ये बॉक्स क्या हुआ? ये हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। और ये पॉपुलेशन हमेशा ऑडिट के रेलेवेंट रहेगी। रेलेवेंट चीजों की हम चेक करेंगे ऑफ ऑडिट रेलेवेंस, ठीक है। ये पॉपुलेशन हो गया ऑडिट के रेलेवेंस का। तो आप अप्लाई कर रहे हो ऑडिट के प्रोसीजर सब पर नहीं सर, लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन आइटम सैंपलिंग यूनिट्स पॉपुलेशन में से ऑफ ऑडिट रेलेवेंस, सच दैट सारी सैंपलिंग यूनिट के पास क्या है? सारी सैंपलिंग यूनिट्स जो भी है, सारे इनवॉइसेस अपने एग्जाम्पल में हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कौन सा चांस? इक्वल चांस सबके पास, कि यार ऐसा कोई बायसनेस नहीं है कि ये वाला सेलेक्ट होगा ही होगा, ये वाला पक्का ही है कि सेलेक्ट ये वाला इनवॉइस नहीं होगा। ऐसा कोई बायसनेस नहीं है, सबका इक्वल चांस है सिलेक्शन का। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देने की चीज क्या है? आप ऑडिट प्रोसीजर तो सैंपल पे लगा रहे हो, लेकिन कंक्लूजन एंटायर पॉपुलेशन का ड्रॉ कर रहे हो। यह बात हमको मेन चीज यहां पे लिखनी है कि ऑडिट प्रोसीजर्स तो सैंपलिंग यूनिट्स पर लगता है, सैंपलिंग यूनिट्स पर लगाते हैं, लेकिन बट कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन
देखना बेटा, ये है मेन चीज सैंपलिंग का फायदा कि सर हथियार तो आपसे थोड़ी से इनवॉइसेस पे लगा रहे हो, यूनिट्स पे लगा रहे हो, लेकिन कंक्लूजन जो है वो सिर्फ उन थोड़े से यूनिट्स पे नहीं बना रहे, पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे आप कंक्लूजन बना रहे हो। ठीक है, ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। ये बात अगर तुमको समझ में, ये बड़ा स्मार्ट तरीका है ऑडिट करने का कि कम जगह मेहनत की, ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी हमको सबके बारे में मिल गई। अब पॉपुलेशन क्या होता है सर? ये तो पूरा बॉक्स हो गया ना। हाँ, ये एंटायर सेट ऑफ डेटा होता है। ये क्या होता है? एंटायर सेट ऑफ डेटा, जिसके अंदर में से ही सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है और जिसके बारे में ही हम कंक्लूजन बनाते हैं, है ना। ये इस बॉक्स के अंदर में से ही इनवॉइसेस को सिलेक्ट किया जाता है और ये ही पूरा बॉक्स है। चाहे हम पूरे पे हथियार लगाए नहीं, हथियार हमने कितनों पे लगाए सर? इस वाले पे लगा दिया, 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 इस वाले पे। सर ये आप सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? सर मैं दो तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के, कैसे कैसे ये मैं आप लोग को आगे सिखाऊंगा, आप कैसे कैसे ये इनवॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो पॉपुलेशन, इसी में से आप सैंपलिंग यूनिट्स निकालते हो और ये पॉपुलेशन ही है जिसके बारे में आप पूरी कंक्लूजन बताते हो। ऑडिटर को इस तरीके से सिलेक्ट करना है सैंपल इन सच अ वे कि सैंपल क्या होना चाहिए बेटा? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एंटायर पॉपुलेशन का। ठीक है, जो सैंपल हो वो पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, मतलब जैसा कैरेक्टरिस्टिक सैंपल का है वैसे ही बाकी के इनवॉइसेस का भी हो। सैंपल एकदम ही अतरंगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन, अब देखो यार, वो कहते हैं ना कि अगर कहते क्या है, पॉपुलेशन में अगर गड़बड़ हो तो उसमें से सैंपल जो निकलेगा वो तो पक्का पक्का गड़बड़ होगा, है ना। तो सैंपल सिलेक्ट करने से पहले हमें पॉपुलेशन को भी देखना पड़ेगा, कहीं पॉपुलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कंटेनमेंट नहीं है। तो जब भी हमें पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन खुद एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट, कंप्लीट और रिलायबल। क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन अनएप्रोप्रिएट हुई, इनकंप्लीट हुई, अनरिलायबल हुई, तो सर जब पॉपुलेशन ही गलत है तो सैंपल जो निकलेगा वो तो गलत होगा ही। ये बात हम यहां पे लिखेंगे। अगर पॉपुलेशन ही गलत है तो उसमें से जो सैंपल निकलेगा, उसमें से जो सैंपल निकलेगा वो तो गड़बड़ होगा ही, वो तो गड़बड़ होगा ही। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम पॉपुलेशन को चेक करते हैं वो एप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है और रिलायबल है या नहीं। अब सर ये जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो हम लोगों ने देखा था कि सर ये जो मैंने लाल लाल किया है, ठीक है, ये रेड वाले इनवॉइसेस है, इन इनवॉइसेस को मैंने सिलेक्ट किया। हाउ टू सिलेक्ट इनवॉइसेस, मैं कैसे कैसे ये सैंपलिंग यूनिट्स इस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर सकता हूं? तो बेटा तरीके होते हैं क्या? दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, दो तरीके हैं सैंपलिंग के। पॉपुलेशन में से, ये दिख नहीं रहा होगा ना, इसको हटा दूसरा कलर करें। पॉपुलेशन में से सैंपलिंग यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करने के अप्रोचेस, तरीके। तो दो अप्रोच है, दो तरीके हैं। अप्रोच इज द कीवर्ड, अप्रोच इज द कीवर्ड सैंपलिंग के लिए। एक तो स्टैटिस्टिकल है, साइंटिफिक है, ये ज्यादा बुद्धि लगेगी, या नॉन स्टैटिस्टिकल है। ठीक है, ना तो ऑब्जेक्टिव है ना ही
साइंटिफिक है। अब स्टैटिस्टिकल में क्या होता है सर, आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करोगे, आप मैथमेटिक्स को यूज करोगे, आप प्रोबेबिलिटी को यूज करोगे। तो इस अप्रोच में रैंडम सिलेक्शन है आइटम का, और इसमें हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करते हैं सैंपल रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। और सैंपल के हिसाब से आप ऑडिट कर रहे हो तो यार कुछ तो रिस्क है ना। क्या रिस्क है सर, आज सैंपल के हिसाब से मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मान लो ये जो भी ट्रांजैक्शन मैंने सिलेक्ट किए थे इनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, गड़बड़ तो सर बाकी को एक आध जो ट्रांजैक्शन था जिसको सिलेक्ट नहीं किया उसमें थी। अब सैंपलिंग है, ट्रेडिशनल होता तो मैं सबको ऑडिट कर लेता, ठीक है, लेकिन मैंने सैंपलिंग के हिसाब से ऑडिट की है तो यार याद हो सकता है कोई ना कोई चीज छूट गई हो जिसमें गड़बड़ी हो, ये रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल में आपको क्या याद रखना है सर, रैंडम सिलेक्शन है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं, यहां पे भी कैलकुलेटेड रिस्क होता है और इवैल्यूएट करना है सैंपल रिजल्ट को। इसके अलावा एक और तरीका है कि सर मैंने कोई स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने अपने बुद्धि अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, तो यह भी तरीका बहुत सही है कि इसमें सैंपल साइज और उसके कंपोनेंट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर। यहां पे भी ऑडिटर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, स्टैटिस्टिकल में भी कैलकुलेटेड रिस्क है, इसमें भी। मतलब यहां पे ऑडिटर अपनी बुद्धि अपने ज्ञान का अपने एक्सपीरियंस को यूज करके वो सैंपल उठाता है, ठीक है, ये वाला सैंपल निकालो, ये निकालो, ये निकालो। वो कोई मैथ्स नहीं लगा रहा, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा रहा, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लगा रहा है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ये मोर एप्रोप्रिएट किसके बारे में बात कर रहा है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल तरीके से मैथ्स फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के ये ज्यादा एप्रोप्रिएट कहां होता है यार, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है या ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे आपको लॉ रेगुलेशंस को चेक करना है, कंप्लायंस को, या बहुत ट्रेड रिसीवेबल डेटर से कंफर्मेशन लेना है, बहुत सारे डेटर है उनसे कंफर्मेशन लेना है, या बहुत सारी जैसे सेल्स का मैंने बोला, ठीक है, इनवॉइसेस है उनसे लेना है, ठीक है, कंप्लायंस टेस्टिंग, लॉज, लॉ रेगुलेशन, लॉ रेगुलेशन को चेक करना, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स से बैलेंस कंफर्मेशन लेना, बहुत सारे डेटर्स है, बहुत से लेना है तो बहुत सारा पॉपुलेशन बड़ा हो गया, ठीक है, वाउचिंग जैसे एग्जांपल सेल्स, परचेज एटसेट्रा, ठीक है। अब कब स्टैटिस्टिकल यूज करना है, कब नॉन स्टैटिस्टिकल, कब, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कब आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच को यूज करोगे या नॉन स्टैटिस्टिकल को। तो सर ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल कितने तगड़े हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत तगड़े हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा छोटा सैंपल भी ले लोगे, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल थर्ड क्लास है तो यार हम उन पे भरोसा ही नहीं कर सकते, तब तो हमको खुद को ज्यादा से ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ेगी। रिलायबिलिटी कितनी है बुक्स रिकॉर्ड्स की, आप कितनी गलतियां, ठीक है, आप कितनी, ऑडिटर कितनी गलतियां बर्दाश्त कर सकता है। ऑडिटर ने मटीरियलिटी कितने पे सेट की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और डिग्री, और कितना कितना रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। बेटा एक बार समझ में आ जाता है ना तब कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए मैं लिखे जा रहा हूं ताकि आप जब पढ़ो तो एक सेकंड में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कितना रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, ठीक है, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि 100% तो भाई रिलायबल कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो सर,
सैंपल के हिसाब से ऑडिटिंग है, 100% तो रिलायबल नहीं होगी, 99.99 हो जाए, 100 तो नहीं होगी। कैनॉट गिव प्रिसाइजली एक्यूरेट रिजल्ट, टू द पॉइंट रिजल्ट नहीं देगा। यहां पे हम प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, उम्मीद एस्टिमेट करते हैं और हो सकता है इनमें कोई ना कोई एरर हो, तो इस पे डिपेंड करेगा कि आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच को यूज करोगे या नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच को। कौन सा सर सही रहता है? तो देखो एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। एडवांटेजेस क्या है स्टैटिस्टिकल के? तो सर स्टैटिस्टिकल में क्या है, अमाउंट ऑफ टेस्टिंग यानी सैंपल साइज, जो सैंपल का साइज है वो इंक्रीज नहीं होता, डज नॉट इंक्रीज टू द इंक्रीज इन एरिया, यानी यूनिवर्स टू बी टेस्टेड अगर इंक्रीज हो भी गया तो भी ये इंक्रीज नहीं होता अगर पॉपुलेशन बेटा होमोजीनियस है, मतलब इस बॉक्स के अंदर सारे सेल्स का इनवॉइस है, सारा सेल एक जने को ही जा रहा है, ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन एक जैसे, एक ही चीज जा रहा है, तो जब सारे ट्रांजैक्शन होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, तो चाहे सर 1000 ट्रांजैक्शन हो, चाहे 1,00,000 ट्रांजैक्शन हो, चाहे 10,00,000 ट्रांजैक्शन हो, फर्क ही नहीं पड़ता, साइज कितना ही बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है मेरा सैंपल भी उस प्रपोर्शन में बढ़े कि अच्छा मैं 10% का सैंपल लेऊंगा, अब 1000 है तो 10% हो गए 100, अगर 10 लाख है तो 1 लाख हो गया 10%, ऐसे नहीं होता। हो सकता है मेरे को 500 इनवॉइसेस को चेक करना है, 1000 है तो भी 500 करूंगा, 10 लाख है तो भी 500 करूंगा। ये कब होता है? जब होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहां पर क्योंकि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो मोर ऑब्जेक्टिव है और मोर डिफेंसिबल है। कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब देखो भाई मैंने बुद्धि नहीं लगाई है, ये फॉर्मूले को मैंने यूज किया है। यहां पे प्रोसेस ऑफ मींस ऑफ एस्टिमेटिंग मिनिमम सैंपल है कि यार कम से कम, जैसे मैंने 500 फॉर्मूला लगा के आया कि यार 500 इनवॉइसेस को चेक कर ले, अब ये 500 मिनिमम है, मैं इससे ज्यादा चेक कर सकता हूं, इससे कम नहीं चेक कर सकता, ठीक है। मतलब क्या है, इसको लिख देते हैं, इस फिगर से ज्यादा ऑडिट कर सकता हूं, लेकिन कम नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम सैंपल साइज बोलता है, तो ज्यादा तो आप जरूर कर सकते हो ऑडिट, लेकिन इससे कम ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर? इफ नहीं, इट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ डिराइविंग probable difference in result due to the use of sample in lieu of examining all the records in the universe। तो ये डिफरेंस बताता है क्या, कि अगर आप सारे ट्रांजैक्शन को चेक करते तो क्या होता, और इसको चेक कर रहे हो, सिर्फ सैंपल को चेक कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, कितना डिफरेंस है। डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, ज्यादा है मतलब हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यूजिंग द सेम ऑडिट प्रोसीजर कैलकुलेटेड रिस्क कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिसीजन, इट में प्रोवाइड अ बेटर, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर डिस्क्रिप्शन लार्ज मास ऑफ डेटा देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन। मतलब जब डेटा पूरा चेक करने की जगह आप लार्ज मास ऑफ डेटा यहां पे होता है तो आप सैंपलिंग लगा सकते हो, ठीक है। अब है सर सैंपल का डिजाइन, सैंपल का साइज, ठीक है, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। ये 3 चीजों का टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक है। सैंपल का साइज, सर मैं 500 इनवॉइसेस चेक करूं, 5000 चेक करूं, 50 चेक करूं, ये साइज हो गया। ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन से इनवॉइसेस लूं, ये वाला लूं, वो वाला लूं, ये वाला 500 लेना है, कौन से लूं, ये डिजाइन हो गया। एंड इनमें से किस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट करूं। तो 3 टॉपिक है। पहले हम सैंपल डिजाइन की बात करते हैं। पहले किसकी बात कर रहे हैं, सैंपल डिजाइन की। डिजाइन का क्या मतलब हुआ यार, एक बार, जैसे ये मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है, अभी छोटा सा बना लो सर, फालतू टाइम खराब होता है। हाँ ओके, अब मेरे को मेरे को 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेरा सैंपल साइज 2 का है, सैंपल ये मैं
डिसाइड किया कि सैंपल साइज मेरा 2 का है। अब ये 2 कौन से होंगे? ये 2 होंगे, या ये और ये होगा, या ये और ये होगा, या ये और ये होगा। कौन डिसाइड करेगा? इसको सैंपल डिजाइनिंग बोलते हैं कि कौन से दो लेने हैं, वो सैंपल साइज हो गया। कौन से 2 लेने हैं, ये सैंपल का डिजाइन हो गया। ठीक है, कौन से 2 लेने हैं, ये हमने डिसाइड कर लिया सैंपल साइज। कौन से 2? वो सैंपल डिजाइन। ठीक है, तो सर ये डिजाइन मैं कैसे करूं? सर जब आप डिजाइन कर रहे हो ना ऑडिट सैंपल, ऑडिटर का कंसिडरेशन क्या रहेगा? क्या पर्पस है, क्या चाहता क्या है, स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड, एंड किस कॉम्बिनेशन के हथियार तेरे को बेस्ट, तेरा जो भी पर्पस है वो दे देंगे। इनको दिमाग में रख के तू सैंपल का डिजाइन करता है कि क्या पर्पस है और कौन से हथियार, कॉम्बिनेशन के हथियार तेरा पर्पस सॉल्व करेंगे। अब जब आप हथियारों का सिलेक्शन कर रहे हो ऑडिट प्रोसीजर, तो आपको क्या होना चाहिए बेटा? एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिविएशन। डिविएशन मतलब गड़बड़ी किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिविएशन मतलब गड़बड़ी की समझ होनी चाहिए। किसकी? गड़बड़ी की समझ होनी चाहिए। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, तुमको पता, तुमको देख के लगना चाहिए हाँ ये गलत हुआ, ये गड़बड़ है। ऐसे देख के पता ही नहीं लग रहा गड़बड़ है सही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिविएशन, कि यहां तक चलेगा, इसके बाद कुछ भी अगर हुआ तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो ज्यादा डिविएशन हो जाएगा। सो दैट ये समझ होने से क्या होगा? all and only those conditions that are relevant are included in evaluation of deviation and projected misstatement. deviation word हम गड़बड़ी के लिए यूज करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, और प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हम गड़बड़ी के लिए यूज करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल में। इन डिजाइनिंग एंड ऑडिट सैंपल डिटरमाइनिंग सैंपल साइज, चलो नहीं ये तो नेक्स्ट का है। जब इन कंसिडरेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीओसी एंड टीओडी, ऑडिटर मेक्स एन असेसमेंट। भाई टीओसी में तो क्या असेसमेंट कर रहा है वो? टीओसी में क्या असेसमेंट कर रहा है? टीओसी के लिए तो एक्सपेक्टेड गड़बड़ी को मैंने बोला था, डिविएशन बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। टीओडी में एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन कि 5% एरर चलेगा, 10% एरर चलेगा, रेट है बेस्ड ऑन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल टू डिजाइन एन ऑडिट सैंपल एंड डिटरमाइन सैंपल साइज। एंड एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट में 100% एग्जामिनेशन करनी है या लार्ज सैंपल साइज लेना है। अब इतने सारे इनवॉइसेस है सर, इनको अब ठीक से लगाओ। ठीक है, इनमें से इनवॉइस, कौन से इनवॉइसेस पिक करूं? तो इसके 2 तरीके होते हैं। कौन से इनवॉइसेस? एक तरीका है स्ट्रैटिफिकेशन और दूसरा है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। तो स्ट्रैटिफिकेशन में का क्या मतलब होता है? सर आप डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू ग्रुप्स जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक जैसे इनवॉइसेस। यार एक काम कर, पार्टी वाइज लगाते, जो हमारे जितने डेटर है उन वाइज इनवॉइसेस लगाते। ये आपने स्ट्रैटिफाई किया, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या लगाया? डेटर लगा लिया। या डेट वाइज लगा दे, मंथ वाइज लगा दे। मंथ वाइज में क्या किया? जनवरी एक साथ, फरवरी एक साथ, मार्च एक साथ। या तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? मंथ्स हो गए। या आप लोगों ने बोला कि आउटस्टैंडिंग जो है उसको एक तरफ रख, जिसका पैसा आ गया उसको एक तरफ रख, तो पेमेंट आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रखा। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है? आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, और ये क्या है? ऑडिटर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है अगर ऑडिटर स्ट्रैटिफाई करता है पॉपुलेशन बट डिवाइडिंग इट टू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि आप डिवीजन जैसे भी करो, इसमें एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। चाहे मंथ ले लो, चाहे आउटस्टैंडिंग है या नहीं ये ले लो, किसी भी तरीके से ये होना चाहिए स्ट्रैटिफिकेशन, ताकि एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांजैक्शन एक जगह आपको मिल जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम।
अब हमारा जो सब ग्रुप है उसमें एक जैसे आइटम होगा, वेरिएंस नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है। इससे क्या होगा सर, आपका सैंपल साइज छोटा होगा बिना सैंपल के रिस्क को बढ़ाए। सैंपल का रिस्क नहीं बढ़ा लेकिन साइज फिर भी छोटा हो गया। अगर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस, ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्टेशन स्ट्रेटम, हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटम, ठीक है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटम। Projected misstatement from each stratum, projected misstatement from each projected misstatement from each stratum from each stratum are combined when considering the possible effect of misstatement on total। ये मटीरियलिटी डीएमपीएम की बात हो रही है बेटा, डीएमपीएम की बात हो रही है। इसको एक बार वापस से समझाता हूं, डिटरमाइंड मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की बात हो रही है। कैसे, देखो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने स्ट्रेटम में कर दिया, ट्रेडिंग अलग कर दिया, पी&एल अलग कर दिया, बैलेंस शीट अलग कर दिया, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब जो भी गलतियां होगी, चाहे ट्रेडिंग में हो, चाहे पी&एल में हो, चाहे बैलेंस शीट में, सबको आप इकट्ठा करोगे जैसे आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में करते थे, ठीक है। सबको इकट्ठा करके देखोगे कहीं ये डीएम के ऊपर तो नहीं चल गई। वही बात हो रही है कि प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हर स्ट्रेटम से आर कंबाइंड व्हेन कंसीडरिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन टोटल मटेरियल, डीएम के ऊपर तो नहीं चले गए। तो स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। अब वैल्यूवेटेड सिलेक्शन, ये भी एक तरीका ही है वैल्यूवेटेड सिलेक्शन, लेकिन यहां पे पैसे के आधार पर डेटा स्ट्रैटिफाई किया जाता है। यहां पैसे के आधार पर डेटा ठीक है, पैसे के आधार पर डेटा को स्ट्रैटिफाई अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है, ताकि जहां पे नुकसान होने की संभावना ज्यादा हो वो वाले तो हम कम से कम हमेशा ही ऑडिट करें। तो जब आप टीओडी कर रहे हो, पैसा तो टेस्ट ऑफ डिटेल में लिखा जाता है, तो जब टीओडी कर रहे हो, एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई सैंपलिंग यूनिट एज इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट्स, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा सर, आपके ऑडिट के एफर्ट इज डायरेक्टेड टू लार्जर वैल्यू नहीं, लार्जर वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम। कौन इतनी मेहनत करे, लार्जर वैल्यू आइटम्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस हमारा रहे। ऑडिट के एफर्ट डायरेक्ट हो जहां के वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज नाउ दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन, और आपका सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जहां पे नुकसान की ज्यादा संभावना है उसको देखेंगे। ये था हमारा बेटा सैंपल डिजाइन। अब हम बात करते हैं सैंपल साइज की। सैंपल साइज सर, जैसे वो दो दो इनवॉइसेस की बात हो रही थी, दो ही लेना है, तीन लेना है, पांच लेना है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो जितना ऑडिटर सैंपलिंग रिस्क ले सकता है, विलिंग टू एक्सेप्ट है, अफेक्ट्स द सैंपल साइज। जितना ऑडिटर रिस्क ले सकता है,
उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा सैंपल साइज होगा। ठीक है, रिस्क ज्यादा ले सकता है भाई तू, ठीक है, रिस्क ज्यादा ले सकता है, तो ज्यादा बड़ा रिस्क है, थोड़े से ही ट्रांजेक्शन चेक कर ले, रिस्क ले सकता है ना, कम ही कर ले। लेकिन अगर लोअर रिस्क ले रहा है तो सैंपल साइज बढ़ा दे, एंड वाइस वर्सा। रिस्क कम लेना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन को चेक कर, रिस्क ज्यादा लेने के लिए तैयार है तू, तो कम ट्रांजेक्शन को चेक कर ले। सैंपल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय, चाहे तू स्टैटिस्टिकली कर ले या एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कर ले, यानी नॉन स्टैटिस्टिकल। एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट क्या हो गया, नॉन स्टैटिस्टिकल। When circumstances सिमिलर है, अरे बहुत ध्यान से देखना, circumstances सिमिलर है, circumstances सिमिलर है मतलब क्या, जब ट्रांजैक्शंस होमोजीनियस है, जब ट्रांजैक्शंस बेटा होमोजीनियस है, सर्कमस्टेंसेस सिमिलर है, तो भाई चाहे तू स्टैटिस्टिकल ले ले, सब एक जैसा ही है, तू बुद्धि लगा ले या फॉर्मूला लगा ले, कुछ भी फर्क करता है, एक जैसा ट्रांजैक्शन नहीं है तो वैसे ही ट्रांजैक्शन सिलेक्ट होंगे। तो व्हेन सर्कमस्टेंसेस सिमिलर, इफेक्ट ऑन सैंपल साइज ऑफ फैक्टर, ठीक है, विल बी सिमिलर, चाहे स्टैटिस्टिकल हो चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रांजैक्शन होमोजीनियस है। और चौथा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीओसी एंड टीओडी। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीओसी टीओडी को बेटा थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे, बुक में है लेकिन मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, एक साथ पढ़ा रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीओसी, टीओसी जब भी आएगा तो वर्ड आ जाएगा बेटा डिविएशन, यानी इसके गड़बड़ी को डिविएशन बोलते हैं। और टीओडी, टीओडी जब वर्ड आएगा तो क्या आ जाएगा, मिसस्टेटमेंट। तो बेटा अब देखो, कुछ एक है ना, दिमाग लगाना है, मतलब सैंपल साइज के बारे में बात हो रही है, चाहे तू टीओसी कर रहा है चाहे रिस्क ज्यादा लेना है, तो सैंपल साइज कम ले लो, टीओसी टीओडी में चलेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविएशन या मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेशन है गड़बड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, चाहे डिविएशन में चाहे मिस स्टेटमेंट में, तो सैंपल साइज ज्यादा ले लो। भाई ये क्या एक्सपेक्टेशन है ना कि ज्यादा गड़बड़ी आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन सही हो रही है नहीं हो रही है कैसे पता लगेगा, जब ज्यादा ज्यादा सैंपल चेक करोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें ही पता लग जाएगा तुम लोग को कि कब ज्यादा लेना है और कब कम लेना है, तो ये फैक्टर्स को दिमाग में रखना है। बुक ने टीओसी को अलग से बताया, टीओडी को अलग से बताया, पता नहीं क्यों। एक और कर लेते हैं इसमें, टॉलरेबल एरर रेंज कम है, देखो कम है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, ज्यादा कर रहा था, ज्यादा ज्यादा, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि भैया गलती सहने की शक्ति मेरे पास ज्यादा नहीं है, गलती मैं कम ही सहूंगा। गलती तो कब कम सह सकता है, जब सैंपल साइज ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, सैंपल साइज ज्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है, तभी तू, तेरे टॉलरेबल एरर रेंज अगर कम है तो सैंपल साइज बढ़ा ले। इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आपका सैंपल का साइज। ऐसे को भी ऐसे ही दे देना चाहिए था यार, तो तुम लोग के लिए भी आसानी हो जाती। इतना बड़ा सारा पता नहीं बुक में क्यों लिखा है इन्होंने। सिचुएशंस, रिस्क ज्यादा लेना है, एक्सपेक्टेड डिविएशन कम है,
ठीक है, तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीओसी और टीओडी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तुमने स्टैटिस्टिकल लेना है, नॉन स्टैटिस्टिकल लेना है, कैसे भी लेना है, आइटम सिलेक्ट करोगे तो आइटम बेटा जैसे भी सिलेक्ट करो, जैसे भी सिलेक्ट करो, बस ये ध्यान देना कि हर सैंपलिंग यूनिट का नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है। मतलब पहले ही पता हो कि अगर सिलेक्ट होगा क्या प्रोबेबिलिटी है। इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एन एस, इक्का मिलेगा। ठीक है, 52 कार्ड का एक रैशनल डेक है, इक्का निकलेगा 4/52 यानी 1/13। ये है, ये पहले से पता है। अभी जरूरी है क्या इक्का निकले? नहीं, लेकिन अगर निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो पहले से ही नोन थी। ये स्टैटिस्टिकल में ध्यान देना है, नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल में हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या है सर कि जजमेंट को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो ताकि बायसनेस को अवॉइड किए। ठीक है, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सके कि तूने गलत सैंपल लिया है, आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट करोगे। अब कैसे कैसे करें सर? ये कुछ एक तरीके हैं, मेथड है। ये पहले हमारे आया था बेटा अप्रोच, अभी वर्ड क्या आया है? अभी वर्ड आया मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल। पहला मेथड है रैंडम। रैंडम में सैंपल नहीं, सिंपल 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 रैंडम आई चाहिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन में क्या कर सकते हो आप? रैंडम है, रैंडम में भी दो तरीके से है, एक तो सिंपल ही रैंडम है, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। सिंपल रैंडम में आप कुछ भी नहीं करते हो यार, आप अपनी बुद्धि बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हो, आप रैंडम नंबर टेबल को यूज कर रहे हो, ये टेबल आपको मिल जाती है। इसके तो इनफैक्ट आजकल ऐप भी आ गए, या गूगल पे सिंपल रैंडम नंबर टेबल, रैंडम नंबर जनरेटर ऐसे लिखोगे तो गूगल खुद ही कोई ना कोई एक रेंज के अंदर आपको रैंडम नंबर्स बता देगा। तो रैंडम नंबर टेबल को करोगे, लेकिन जब रीजनेबल रेंज हो, रेंज अनरीजनेबल हो, गूगल में 99999999 करके देखो, गूगल गाली देगा। ठीक है, वो एक इमोटिकॉन आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आइटम्स सिलेक्टेड बाय यूजिंग रैंडम नंबर टेबल, लेकिन ये तभी सही रहेगा जब एक तो आइटम्स होमोजीनियस है और रीजनेबल रेंज में, तब आप सिंपल रैंडम को यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम को कब यूज कर सकते हो? सर रेंज तो रीजनेबल है लेकिन होमोजीनियस नहीं है, तो कोई बात नहीं, पहले पहले स्ट्रैटा बना लो, पहले ग्रुपिज्म कर लो, ठीक है, ताकि एक जैसे हो गए, और उसके बाद ये हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन लेकिन विद इन रीजनेबल रेंज है, तब आप सिंपल रैंडम स्ट्रैटिफाइड रैंडम यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है सर, दूसरा तरीका है सिस्टमैटिक या इंटरवल सैंपलिंग। पॉपुलेशन को आप सैंपल साइज पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, हर 50वें आइटम को ले लो, सिस्टम है एक, ठीक है, 50वें को ले लो, हर कोई भी एक नंबर आप डिसाइड कर लो, उसको आप कर सकते हो, तो एक सिस्टम बन गया, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। तीसरा वाला मस्त है, हैपहैजार्ड सैंपलिंग है। हैपहैजार्ड में विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व एनी जजमेंट, कोई तरीका ही नहीं है, कोई 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 तरीका नहीं है, बस ऐसे ऐसे करके आप कैसे भी आपने एक ट्रांजेक्शन पिक कर लिया। ब्लॉक सैंपलिंग, अब ब्लॉक सैंपलिंग में बच्चों को थोड़ी तकलीफ आती है, क्या सर? इसमें सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कंटिग्यूअस यानी कंटिन्यूअस आइटम। तो सर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? स्ट्रैटिफाइड में भी आप ब्लॉक बनाते हो एक जैसे ट्रांजेक्शन का, यहां पे ब्लॉक बना रहे हो। बेटा बहुत ध्यान से, स्ट्रैटिफाइड में एक जैसे ट्रांजेक्शन का ब्लॉक बनता है, लेकिन लेकिन ब्लॉक सैंपलिंग के अंदर कंटिन्यूटी के आधार पे एक जैसे होने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट रेंज एक साथ होगी। तो ये बात मैं आपको यहां पे लिख देता हूं ताकि एग्जाम में याद रहे। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग वर्सेस ब्लॉक सैंपलिंग, क्या क्या है डिफरेंस भाई दोनों के अंदर? तो सर स्ट्रैटिफाइड के अंदर एक जैसे
ट्रांजैक्शंस का ग्रुप बनता है। और ब्लॉक सैंपलिंग में एक पर्टिकुलर डेट रेंज मतलब जैसे जनवरी हो गया, फेब्रवरी एक रेंज हो गई, मार्च एक रेंज हो गई, ऐसे का डेट रेंज का ब्लॉक बनता है। यहां पे जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन एक जैसे हो। ठीक है, जरूरी नहीं ट्रांजैक्शन एक जैसे हो, कंटिन्यूस होने चाहिए। कैसे चाहिए? ट्रांजैक्शन कंटिन्यूस, ये छुप गया तुमको दिख तो जाएगा, ट्रांजैक्शन कंटिन्यूस चाहिए, एक जैसे नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पे एक जैसे ट्रांजैक्शन चाहिए, कंटिन्यूस ना भी हो चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूस ना भी हो तो चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉक सैंपलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। तो भाई ये तो पढ़ चुके हैं, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में आप मॉनेटरी अमाउंट्स के बेस पे सैंपल साइज वगैरह आप डिवाइड कर लेते हो। अब एग्जाम में आईसीआई का एक फेवरेट क्वेश्चन में आता है कि सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है। बेटा अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि सैंपल के दो तरीके। मैं इसको शुरुआत में एक बार लेके जा रहा हूं, मैं यहां पे आ रहा हूं और एक पेज ऐड कर रहा हूं तुमको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए शुरुआत में ही। ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करने के लिए, एक बार मैं ट्रांजैक्शन वर्ड ले रहा हूं, जरूरी नहीं हम ट्रांजैक्शन का ही करें, हम कंट्रोल का भी तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार समझाने के लिए मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करने के तरीके। तो भाई एक तो तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है सर? सारे ट्रांजैक्शंस की ऑडिट की जाती है। ठीक है, 100%, सारे ट्रांजैक्शन मतलब 100%। ठीक है, ये इनएफिशिएंट तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या सर? तो अगर हम 100 सबको नहीं करें तो सर आप सैंपलिंग अप्रोच पे आ सकते हो। सैंपलिंग अप्रोच में क्या होगा सर? स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल, जैसे आपकी मर्जी, तरीके से कुछ आइटम्स की ऑडिट करके करके आप पूरी पॉपुलेशन पर अपनी राय बना सकते हो।
लेकिन अब सबको नहीं टेस्ट कर रहे बेटा, अब सबको नहीं टेस्ट कर रहे, ठीक है। तो यहां सैंपलिंग रिस्क है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सैंपलिंग रिस्क क्या होता है और नॉन सैंपलिंग। वो सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क की वजह से मैं वहां पे गया था तुमको बताने के लिए, सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क की वजह से वहां पे गया। अब सैंपलिंग रिस्क क्या होता है आओ समझो। रिस्क है क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन की तो ऑडिट कर ही नहीं रहे, रिस्क है दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन जो हम सैंपल के आधार पर ले रहे हैं वो डिफरेंट हो। किससे डिफरेंट हो? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब अगर हम एंटायर पॉपुलेशन को सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाते ना तो जो कंक्लूजन मिलता, ठीक है, उससे ये कंक्लूजन अलग है। मैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाता और जो ओपिनियन मैं बनाता वो ओपिनियन अलग है अगर मैं सैंपलिंग अप्रोच से चेक कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से ऑडिट की जाती तो कंक्लूजन अलग आता। ये रिस्क है, हमें तो नहीं चाहिए कि अलग हो, अलग, लेकिन ये अलग आता, मतलब हमारा सैंपल बायस नहीं है, इसको सैंपलिंग रिस्क बोलते हैं। इसमें दो तरीके की गड़बड़ियां हो सकती है, ठीक है, इसमें दो तरह की गड़बड़ियां हो सकती है। टीओसी में हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल्स अपनी औकात से ज्यादा इफेक्टिव है या अपने औकात से कम इफेक्टिव है देन दे एक्चुअली आर। मतलब जैसा है उससे ज्यादा अच्छा बता दिया, उससे खराब बता दिया, सही नहीं बताया। और टीओडी में हमने क्या बता दिया कि मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि असली में वो थे, असली में मिसस्टेटमेंट थे लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं थे, या मैंने बोल दिया मिसस्टेटमेंट है जबकि असली में तो मिसस्टेटमेंट पूरी पॉपुलेशन में नहीं थे, ठीक है। एक ही मैंने ट्रांजैक्शन देखा उसी में गड़बड़ी मिल गई, मैंने कहा सब कुछ गलत है। अरे सर सब गलत ही नहीं था, सिर्फ एक में गड़बड़ी थी ये, ठीक है, लेकिन एक को देख के मैंने बोल दिया सब में। ये सैंपलिंग का रिस्क है। तो सर और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है कि सर आप अभी भी ऑडिटर एक गलत कंक्लूजन पे पहुंचा है लेकिन वो सैंपल की वजह से नहीं, किसी और कारण से वो गलत पे पहुंचा है, सैंपल की वजह से वो गलत अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, सैंपल की वजह से गलत पे नहीं पहुंचा। सैंपल की वजह से गलत कंक्लूजन पर नहीं आया, पहुंचा क्या लिखेंगे, ठीक है, सैंपल की वजह से गलत पे नहीं आया। इसका कलर रेड वाले का बदल देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, येलो ही कर देते हैं, ठीक है, पक्का। आ जाओ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। अब आप ऑडिट प्रोसीजर कब कैसे लगाओगे? तो भैया सबसे पहले तो नॉर्मल काम करो, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड। जो भी आइटम सिलेक्ट किया है उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। लेकिन मान लो सर किसी कारणवश जो आइटम को मैंने सिलेक्ट किया था, वो रेड रेड किए थे ना इनवॉइसेस, जो आइटम मैंने सिलेक्ट किया था उस पर मैं ऑडिट प्रोसीजर किन्हीं कारणवश नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाए उस सिलेक्टेड आइटम पे तो इन प्रोसीजर को रिप्लेसमेंट कोई इसकी जगह दूसरे आइटम पे लगा दो, रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा दो। लेकिन मजा आ जाएगा कि सर ऑडिटर है ना तो वो सिलेक्टेड पे लगा पाया ना ही कोई ऑल्टरनेट पे लगा पाया, तब क्या करें? ना तो जिसको मैंने पहले सिलेक्ट किया उस पर भी नहीं लगा पाया और ना ही कोई ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट आइटम पर भी नहीं लगा पाया, तो तब ऑडिटर shall treat that item as deviation from prescribed control या misstatement, ठीक है। अगर या तो डिविएशन बोलो, अगर टीओसी में गड़बड़ी है, ठीक है, टीओसी में गड़बड़ी है तो मिसस्टेटमेंट बोलो, या टीओडी में गड़बड़ी है तो उसको
टीओसी में है तो डिविएशन बोलो, टीओडी में है तो मिसस्टेटमेंट बोलो। ऑडिटर शैल ट्रीट दैट आइटम एज डिविएशन या मिसस्टेटमेंट। अब हम पढ़ते हैं नेचर एंड कॉज। क्यों होते हैं सर, क्यों होते हैं ये डिविएशन, जैसा हमने सोचा उससे अलग चीज क्यों हो गई? तो जब हम एनालाइज कर रहे हैं डिविएशंस को या मिसस्टेटमेंट को, ऑडिटर ऑब्जर्व कर सकता है कि शायद उनमें कुछ कॉमन फीचर है। एक ही गड़बड़ी हर जगह, एक इंसान था उसको कुछ नहीं आता था, उसने जहां जहां गया सब जगह गड़बड़ी फैला दी। तो अगर 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 कॉमन फीचर है तो ऑडिटर क्या, अगर पता लग जाए अच्छा ये है ना गड़बड़ी, ये जहां जहां गया सब जगह गलत कर गया, तो आइडेंटिफाई ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन जिसमें ये कॉमन फीचर है, उन सभी जगह आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। और हो सकता है वहां पे ये आदमी ही फ्रॉड हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो, तो ऑडिटर क्या करेगा सर, इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर कॉज ऑफ डिविएशन और उसका कितना इफेक्ट हमारी ऑडिट पर आया। लेकिन ये तो तब ना सर जब कॉमन फीचर है। मान लो ठीक है, मान लो अगर कॉमन फीचर नहीं है, मान लो अगर कॉमन फीचर नहीं है, अगर अनॉमली डिस्कवर हुई है, मतलब अगर कॉमन फीचर नहीं मिले तो इस बात को हम क्या बोलेंगे बेटा, अनॉमली बोलेंगे। क्या अरे कॉमन फीचर नहीं है तो अनॉमली, अगर अनॉमली डिस्कवर हुई है तो ये डिविएशन मिसस्टेटमेंट नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब अनॉमली में भी एक्सक्लूडेड, ठीक है, किसको एक्सक्लूड कर रहे हो, अनॉमली को एक्सक्लूड कर सकते हैं जब कंक्लूजन बना रहे हो क्यों एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो अनॉमली बोल दिया। अनॉमली है तो आप इसको एक्सक्लूड करो। ध्यान देना बेटा, हम सिर्फ मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, हम डिविएशन को प्रोजेक्ट नहीं करते। सिर्फ ऑडिटर सिर्फ मिसस्टेटमेंट के बारे में रिपोर्ट ऑडिटर सिर्फ मिसस्टेटमेंट के बारे में लिखता है, ना कि डिविएशन के बारे में। क्यों ऐसा, इसका कारण क्या है, बिकॉज डिविएशन की वजह से ही तो अगर कोई कंट्रोल काम नहीं कर रहा तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ी होगी। जरूरी है क्या बेटा गड़बड़ी हो, नहीं जरूरी तो नहीं है। तो डिविएशन की वजह से ही तो मिसस्टेटमेंट होगा, इसीलिए अगर मिसस्टेटमेंट हुआ तो हम उसको प्रोजेक्ट करते, डिविएशन को प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि जरूरी नहीं है डिविएशन की वजह से मिसस्टेटमेंट हो ही, लेकिन अगर हो गया है तो वो इसकी वजह से ही हुआ है।
तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट सिर्फ मिसस्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन, लेकिन सिर्फ ये प्रोजेक्शन सफिशिएंट हो सकता है ना हो। क्यों? अगर मिसस्टेटमेंट को अनॉमली बोल दिया है तब तो एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके इफेक्ट को कंसिडर जरूर करेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया इसको। फॉर टीओडी तो सर हम जरूर, टीओडी तो हम जरूर मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन टीओसी के लिए डिविएशन को प्रोजेक्ट नहीं करते। नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसकी वजह से ही तो ऊपर लिख दिया ना पूरा कार्यक्रम। फिर इवैल्यूएटिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपल। जब आप, अब पूरी ऑडिट वॉडिट हो गई, प्रोसीजर उचित लगा लिए, अब सैंपल को रिजल्ट क्या मिला, तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा रिजल्ट क्या मिला और क्या ऑडिटर को रीजनेबल बेसिस मिल गया, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में था कि हमें रीजनेबल बेसिस चाहिए ओवर फॉर द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो क्या हमें रीजनेबल बेसिस मिला या नहीं फॉर कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन? ये फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। स्टडीड ऑन फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिला? अगर टीओसी में तुमको फॉर टीओसी अनएक्सपेक्टेड हाई सैंपल डिविएशन रेट मिल गया, तो सर इससे तो रिस्क बढ़ जाएगा आरओएमएम का। तो आपको क्या चाहिए सर? और ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे, फर्दर ऑडिट एविडेंस चाहिएंगे कि क्या भैया असली में गड़बड़ी है या नहीं। अगर और एविडेंस नहीं मिले मतलब गड़बड़ी है। और टीओडी के लिए अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली हाई मिसस्टेटमेंट मिल गया तो मे कॉज द ऑडिटर की बिलीव करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीओटी अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर में मिसस्टेटमेंट है। ये तब तक हम ऑडिटर मानता रहेगा जब तक उसको कोई और सबूत नहीं मिले कि गड़बड़ियां नहीं है। विद दिस आपका चैप्टर 7 का जो है एक कंप्लीट रिवीजन जो होता है ना बेटा वो आ गया। अब सुनना, अगर तुमने मेरे से रेगुलर में पढ़ा हुआ है या जहां पर भी, तब तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। नहीं पढ़ा हुआ तो बेटा मैं सजेस्ट नहीं करता चैप्टर 7 को तुम यहां से करो, वो पहले बुक से करो, बहुत ध्यान से जरूरी है। चैप्टर 6 के लिए मैंने ऐसा नहीं बोला था। चैप्टर 6 आप यहां पे वन शॉट से भी कर सकते हो, इजी समझ में आ जाएगा। लेकिन 7 एक बहुत टेक्निकल चैप्टर है, तो ये तभी अभी तुम लोग को बैठे हो ना यहाँ पे, तभी समझ में अच्छे से आया होगा जब पहले पढ़ा हुआ था, तब इजी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and I'll see you guys in the next lecture which will be on chapter number 8 analytical procedure. Bye bye.